रहीम और अस्सलामुअलैकुम। 2 जनवरी पाकिस्तान में जुमे की शाम और आसिम मुनीर से डिफेक्टो फॉर्म 47 मिलिट्री राज डे 34। याद दहानी, अगर अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए ताकि आप हमारी आवाज़ को मजबूत बना सकें। अब चलते हैं आज की अहम खबरों की तरफ। काफ़ी सारी खबरें हैं। एक तो सऊदी बैक्ड फोर्सेस ने यमन में स्ट्राइक कर दी है, उसी एरिया में जहां पर उनका इस वक्त कॉन्फ्लिक्ट जो है वो यूएई के साथ चल रहा है। उसके साथ ही साथ मोहित पीरजादा, साबिर शाकिर और दूसरे साथियों को पाकिस्तान के अंदर 2-2 बार उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई है। और इस सबसे बढ़ के मैंने माजरत करनी है माजी की मारूफ एक्ट्रेस फजीला काजी साहबा से, जिनको मेरी वजह से तकलीफ हुई है। ज़ाती तौर पर मैं समझता हूँ मैं ही शायद उसका ज़िम्मेदार हूँ। वजह वो आर्टिकल है इट इज़ ओवर, जो आप सबको याद होगा, जो नज़ामानी साहब ने लिखा था और हम वो शेयर कर बैठे थे सोशल मीडिया पर। अब उसका नज़ला जो है वो सारे का सारा फजीला काजी साहबा पर गिर रहा है, उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले ज़रा आ जाइए, जो आज इस्लामाबाद की अदालत जिसमें सिपरा साहब जज हैं, मेरा ख्याल एडिशनल सेशन जज हैं, उन्होंने जो दहशतगर्दी की वहाँ की अदालत है वहाँ से जो फैसला सुनाया है, फैसला तो क्या है, जोक है, मज़े का खेज़ है, लेकिन सुना दिया है। 9 मई डिजिटल दहशतगर्दी केस। सबसे पहले तो इसका नाम ही ज़रा चेक कीजिए, डिजिटल दहशतगर्दी केस। आदिल राजा, हैदर मेहदी, वजाहत सईद, साबिर शाकिर, मोहित पीरजादा को 2-2 बार उम्र कैद की सज़ा। मुलजमान को दीगर दफात में भी मजमूई तौर पर 35 साल कैद की सज़ाएँ सुनाई गई। मुलजमान को मजमूई तौर पर 15 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई को रियासती इदारों के खिलाफ मुबैना डिजिटल दहशतगर्दी के मुकदमात में आदिल राजा, हैदर मेहदी, वजाहत सईद, साबिर शाकिर और मोहित पीरजादा को 2-2 बार उम्र कैद की सज़ा सुनाई। और जैसे हमने कहा कि दीगर दफात में टोटल 35-35 साल की जो है वो सज़ा सुनाई है। जज ताहिर अवाज सिपरा ने महफूज फैसला सुनाते हुए ट्रायल मुलजमान की गैर मौजूदगी में कानून के मुताबिक मुकम्मल किया। प्रोसिक्यूशन ने 24 गवाह पेश किए। हालांकि पाकिस्तान में ट्रायल जो है वो मुलजमान की गैर मौजूदगी में नहीं होता। इसमें इन्होंने दहशतगर्दी की जानबूझ के दफात लगाकर और ये प्रिटेक्स्ट इस्तेमाल किया पूरे का पूरा कि क्योंकि दहशतगर्दी के मुकदमात में ये इजाज़त है तो इसलिए ये भी सारे दहशतगर्द हैं और इनके खिलाफ इनकी गैर मौजूदगी में, इनके वकील की गैर मौजूदगी में इन्होंने अपने आप को डिफेंड नहीं किया। वन साइडेड मैन बैठे हुए। इमरान खान साहब तो पहले ही बता चुके हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, कोई लॉ नहीं है, सिर्फ आसिम लॉ है। तो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और उनके साथियों ने इनको बगैर सुने, इन तमाम दोस्तों को बगैर इनके वकील की अपेयरेंस के, इनको वन साइडेड जो है वो केस चलाकर अपनी मर्जी से फैसला सुना दिया। अच्छा, इसमें अब जो वकील था वो सरकारी तौर पर खुद से ही खड़ा किया हुआ था। लाइक जाहिर है ये लोग तो वहाँ ना मौजूद थे, ना इन्होंने अपने आप को डिफेंड किया, ना इनके किसी वकील ने इन्हें डिफेंड किया। तो खुद से ही एक सरकारी वकील जो है खानापुरी के लिए उसको इसमें मुतय्यन कर दिया गया। उसने भी खड़े होकर, जाहिर है जो भी उसने करना था, सरकारी वकील ने क्या करना था, सजा ही दिलवानी थी ना। तो एक किस्म की दोनों तरफ से जो प्रोसिक्यूशन है वही लड़ रही थी, मतलब सरकार ही लड़ रही थी और ये लोग वहाँ कहीं थे नहीं और इनको सजाएं दे दी गई। अच्छा, अब इन सज़ाओं का माजरत, इसमें शाहीन सबाई साहब का नाम मैं मिस कर गया, उनको भी, शाहीन सबाई साहब को भी, और वो इन सबसे सीनियर हैं, हमारे बहुत ही मोहतरम हैं शाहीन सबाई साहब। आई एम नॉट श्योर एग्जैक्ट उनकी एज क्या होगी, बट अराउंड 90, 85 to 90 ईयर ओल्ड होंगे। पाकिस्तान के बड़े बड़े जो सहाफ़ी हैं, बहुत बड़े बड़े नाम, वो शाहीन सबाई साहब के डायरेक्टली स्टूडेंट्स हैं, शागिर्द हैं सहाफ़त के अंदर। बड़ा नाम है शाहीन सबाई साहब, एडिटर रहे हैं बहुत, आप ये कहिए कि उनका लंबा तजर्बा है। फिर अमेरिका से भी सहाफ़त करते रहे, पाकिस्तान में भी वो बहुत मुतबर जो बड़े बड़े अखबारात हैं उनके वो एडिटर रहे हैं। तो शाहीन सबाई साहब और उसके साथ आदिल राजा, हैदर मेहदी, मोहित पीरजादा, वजाहत सईद, साबिर शाकिर, इन तमाम लोगों को जो है वो 35-35 साल की जो है वो सज़ा सुनाई गई। अब मकसद क्या है? अब क्या शाहीन सबाई साहब जो अलबामा में रहते हैं, मैंने आपको उनकी उम्र का बता दिया है, क्या उनको एक्सट्राडाइट करके लेके जाना है पाकिस्तान इस सज़ा के बाद? मेरे ख्याल में वो अमेरिकन सिटीज़न भी है, तो ये तो मुमकिन नहीं है जो ये सज़ाएँ सुना रहे हैं कि वो एक्सट्राडाइट होंगे, क्योंकि उनको जो सज़ाएँ सुनाई जा रही हैं उनके जर्नलिस्टिक काम की वजह से सुनाई जा रही हैं। तो जर्नलिस्टिक काम की वजह से उनको ये एक्सट्राडाइट करके पाकिस्तान तो नहीं ले जा सकेंगे। तो फिर मकसद क्या है इन सज़ाओं का? हासिल क्या करना है? अब इनमें से कई लोग जो हैं वो मैं नाम एक एक करके नहीं लेता, लेकिन कई लोग जो हैं वो दूसरे मुल्कों के सिटीज़न हैं। अब ना सिर्फ रेजिडेंट है बल्कि सिटीज़न है, मीन उनके पास पासपोर्ट है दूसरे मुल्क का। तो एक्सट्रेडिशन तो होनी नहीं है। तो फिर मकसद क्या है? मकसद है खौफ व हरास फैलाना। मकसद है कि जो बाहर पाकिस्तानी हैं उनको भी डराया जाए, जो पाकिस्तान के अंदर सहाफ़त कर रहे हैं उनको भी डराया जाए कि देखें हमने उनके साथ क्या किया है, आपके साथ भी ये करेंगे। जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हैं वो डर का निज़ाम कायम करना चाहते हैं।
ये जो देयर इज़ अ मेथड बिहाइंड दिस मैडनेस, ये जो कुछ हुआ है ना 26 नवंबर को लोगों को गोलियां मारनी मुरीद के में, ये जो हैवी हैंडेडनेस है, जो पाकिस्तान में पहले शायद मशरकी पाकिस्तान वालों ने तो देखी थी, जो कुछ हमने वहाँ ढाका में और मशरकी पाकिस्तान और आज के बांग्लादेश में किया था, लेकिन शायद मगरबी पाकिस्तान में मे बी बलूचिस्तान या केपी के कुछ इलाकों के अलावा पाकिस्तानियों ने इस चीज़ को पहले टेस्ट नहीं कर रखा था, इसके साथ उनका कोई इंटरेक्शन नहीं था। आसिम मुनीर पहली दफ़ा उनको ये इंटरेक्शन करवा रहे हैं कि अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगे, डरेंगे नहीं मुझसे, मतलब आप आतिशबाजी देखें, आप कॉन्सर्ट सुने, भंगड़े शंगड़े डालें, कोई करप्शन वगैरह करनी है वो भी करें, रिश्वत दे के काम करवाने वो भी करें, ठेके लें, अय्याशियाँ करें, जो दिल करता है करें, लेकिन अगर आपने आज़ाद सोच सोची, लिखी, बोली, किसी तरह से भी आपने मेरा जो गैर आइनी, गैर कानूनी जो मेरा इक़्तिदार है उसके लिए आपने ख़तरा बनने की कोशिश की, उस पर सवालात उठाए, तो फिर मैं आपको लोहे के आहनी हाथों से निपटूंगा और उसके बाद सजाएं दूंगा ताकि आपको मिसाल बना दूं और कोई और ऐसी जुर्रत ना कर सके। अब ये जो तमाम दोस्त जिनके मैंने नाम लिए हैं, ये जाहिर है पाकिस्तान में है नहीं, इन्हें एक्स्ट्राडाइट करवाया नहीं जा सकता, इन सज़ाओं का कोई इफ़ेक्टिवली ऑन ग्राउंड इनकी ज़िंदगी के ऊपर कोई फ़र्क नहीं होगा। लेकिन ये सारी तगदो करके इनको सुनवाया इसलिए गया है ताकि मैंने जैसे आपको कहा कि पाकिस्तान में बैठे हुए जर्नलिस्ट डर जाएं, घबरा जाएं, अगर कोई थोड़ा बहुत काम कर रहा है वो भी ना करे, और उसके साथ साथ जो बैनुल-अक़वामी तौर पर जो पाकिस्तानी डायस्पोरा है वो डर जाए, वो घबरा जाए और उनको ये लगे कि हमने सब ने बस खामोशी रखनी है, कोई सवाल नहीं उठाना, अगर हमने सवाल उठाया तो फील्ड मार्शल और उनके साथी जो हैं वो हमें नहीं छोड़ेंगे। अब चलते हैं ज़रा अगली खबर की तरफ जो इसी से जुड़ी हुई है कि एक तरफ तो डिजिटल दहशतगर्दी के ऊपर सजाएं सुनाई गई हैं जर्नलिस्टों को, और दूसरी तरफ ज़रा गौर कीजिए पाकिस्तान में 2025 के दौरान अस्करी तशद्दुद में नुमायां इजाफा देखा गया है, जहां दहशतगर्द हमलों में 34% इजाफा हुआ है। अभी कल ही की एक रिपोर्ट थी जो कह रही थी 73%, 73% इजाफा हुआ है। जाहिर है डिफरेंट इंस्टीट्यूट डिफरेंट टाइम का डाटा लेते हैं, डिफरेंट तरीके से लेते हैं। दहशतगर्दी के साल के अंदर जो 699 जो है वो हमले हुए हैं। सबसे ज़्यादा जाहिर है इसमें नुकसान जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस का हुआ है, लेकिन कम से कम कोई 1100 के करीब जो है अफराद जाँ बहक हुए हैं, कोई 1400 या इससे ज़्यादा ज़ख्मी हुए हैं। ये इस्लामाबाद में कायम इंस्टीट्यूट फॉर पीस स्टडीज़, ये ज़्यादातर जो इंस्टीट्यूट है जाहिर है क्लोजली काम करते हैं मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी, तो इसलिए ये जो अदाद शुमार है इन्हें मैं अपने ज़ाती तज्ज़िये में इंडिपेंडेंट नहीं समझता। इंडिपेंडेंट जो अदाद शुमार होंगे और जो नंबर ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज़ होंगी वो इससे कहीं ज़्यादा बड़ी होंगी, जो नुकसान होगा वो इससे कई गुना ज़्यादा होगा। इसलिए मैं कम अज़ कम ये जो एग्जैक्टली अदाद शुमार हैं इन पर आंखें बंद करके एतबार करने की पोजीशन में नहीं हूँ। तो एक तरफ जर्नलिस्टों को सजाएं दी जा रही हैं टेररिज्म के सेक्शंस के अंदर, और दूसरी तरफ टेररिज्म की जो हालत है वो आपने देखी ली, और कल ही हमने या परसों आपके सामने खबर रखी थी कि अप्रूव किए गए हैं पैसे मिनिस्ट्री शायद इंटीरियर की तरफ से, जो हमने आपको बताया था कि बलूचिस्तान में स्कूल में जाने वाले बच्चों को अब बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ लेके देनी है, बम प्रूफ गाड़ियाँ लेके देनी है, क्योंकि बच्चों को स्कूल नहीं भेजा जा सकता, वो भी महफूज नहीं है बलूचिस्तान के अंदर। तो सिक्योरिटी फोर्सेस को, पाकिस्तान मिलिट्री को बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए, जाहिर है वो मेरा ख्याल जो मिलिट्री अफसरान और अहलकारों के बच्चे हैं वहाँ, उनको स्कूल छोड़ने के लिए जो है वो वहाँ पर बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ दरकार है। तो एक तरफ हमारे मसाइल ये हैं, हम खुद चीख चीख के कह रहे हैं कि फितनातुल हिंदुस्तान या फ़लाँ जो है वो हमला आवर है हम पर, और दूसरी तरफ हमने अदालतों को किस चीज़ में मसरूफ़ कर रखा है कि हमने बग़ैर वकील, बग़ैर डिफेंस के ऐसी आवाज़ें जो हमसे किसी सूरत भी इख्तलाफ करें उनको हमने 35 साल कैद की सज़ा सुनानी है ना। वैसे हाफिज़ साहब की अपनी ही डॉक्टराएँ। आगे चलते हैं जी, ये तो हो गया। अब ज़रा अगली खबर जो मैंने आपको कहा था कि माजी की मारूफ जो अदाकारा हैं फजीला काजी साहबा, कौन उन्हें नहीं जानता, बड़ा एहतराम उनके लिए, और उनके शौहर कैसर निज़ामानी, वो भी माजी के बहुत मारूफ अदाकार हैं, उनका भी बड़ा एहतराम। उनको हमने खामखा मुसीबत में डाल दिया है। आपको पता है कि एक नौजवान ज़ोरेन निज़ामानी, जिन्होंने एक आर्टिकल लिखा इट इज़ ओवर, वैसे आगे लफ्ज़ लिखना चाहिए था उन्होंने इट इज़ ओवर स्टूपिड, लेकिन चलें वो उन्होंने नहीं लिखा, ये तो मैं अज़रा तफन्नन कह रहा हूँ, अभी नहीं लिखा तो ये हालात बन रहे हैं जो मैं आगे आपको बता रहा हूँ। अगर वो लिख देते इट इज़ ओवर स्टूपिड तो फिर मामला किस तरफ जाता। बहरहाल उन्होंने ये जो आर्टिकल लिखा इट इज़ ओवर, आपको इसका मतन तो हम बता ही चुके कि सिंपल मतन ये है कि इस वक्त ऐसे तमाम लोग जो 60 साल से 80 साल या 55 साल से 80 साल के दरमियान जिनकी उम्रें हैं, मर्दो ख़वातीन जो इस वक्त इक़्तिदार के ऊपर काबिज़ हैं,
उनके बारे में उन्होंने, और ये कोई 60 एग्जैक्टली नहीं, अब 55 कर लें, 50 कर लें, ज़ाहिर है वो ब्रैकेट जो बेबी बूमर्स हैं वो एग्जैक्टली अमेरिका के अंदर ये तासर है कि वो 1946 से 64 के दरमियान जो पैदा हुए। तो लेकिन पाकिस्तान ज़रा आप समझें कि टेक्नोलॉजी और दूसरी चीज़ों में कोई 10-20 साल तो कम अज़ कम पीछे है, तो हमारे ज़रा थोड़ा और भी लटक जाएगा काम आगे। तो बहरहाल जो इस वक्त 55 से लेके आप ये समझिए कि 80 साल की उम्र के दरमियान में बुज़ुर्ग ख़वातीन और मर्द हैं, उनके बारे में उन्होंने तकाबली जायज़ा आज की कौम, जिन्हें जेन जी और फिर उसके बाद जेन अल्फ़ा, उनके साथ एक तकाबली जायज़ा रखा कि आज के ये जो नौजवान हैं इन्हें दरकार क्या है। और वो जो बुज़ुर्ग हैं वो भी जेन जी हैं वैसे ही, लेकिन वो जनरल ज़िया वाली जेन जी हैं। ये जनरेशन जी हैं, मीन जेन जी, जेन से जनरेशन, और वो भी जेन जी हैं लेकिन वो जनरल ज़िया की जेन जी हैं। तो इसलिए दोनों तरफ मेरे ख्याल में तो जेन जी है, एक जनरल ज़िया वाली जेन जी है और दूसरी जो आज की नई नस्ल है जो जनरेशन जी है। मसलन फास्टर इंटरनेट, ज़्यादा इंक्लूसिवनेस, उनकी बात सुनना, ग्लोबलाइज्ड इंटरनेशनल जो इस वक्त इवेंट हो रहे हैं उनको मद्देनज़र रखना, जो फ्रीलांसिंग है उसके लिए, आईटी की एजुकेशन के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, मुल्क से बाहर मूव करने के लिए, ज़र मुबादला मूव करने के लिए, इन तमाम चीज़ों की ज़रूरत है जेन जी को, और ज़ाहिर है उनको बेहतर एजुकेशन की। लेकिन हमारे वाले यही कहते हैं कि बस आतिशबाजी वगैरह दिखें। और फिर क्या था, 2 घंटे के बाद या 3 घंटे के बाद वो जो तस्वीर हमारे बहुत ही मोहतरम दोस्त ने अपनी नई नकोर किस्म की अखबार में से खींच के भेजी थी, वो आज पूरे पाकिस्तान में टॉप वायरल, मीन 2026 की टॉप वायरल वो तस्वीर जो उन्होंने खींच के भेजी। मुझे थोड़ी सी क्रॉप करनी पड़ी, वो हल्की सी, लेकिन उन्होंने वैसे खींची बहुत ही ज़बरदस्त थी। कभी उन्हें क्रेडिट देंगे, स्क्रीन पर भी लाएंगे उन्हें, लेकिन अच्छे दिनों में। तो वो वायरल हो गई। अब वही तस्वीर जो है वो हर तरफ है, मतलब कि हर जगह पर वो तस्वीर, वो जो मैंने लगाई थी, जाहिर है उसी तस्वीर को सेव करके लोगों ने, और वो इतनी वायरल हुई कि फिर लोगों ने, जो आजकल की जेन जी, जैसे हम कह रहे हैं, जनरल ज़िया वाली जेन जी नहीं, जनरेशन जी और अल्फ़ा, वो तो बाकमाल है, हम तो कुछ भी नहीं है जो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ करते हैं और कर सकते हैं। उन्होंने उसके ऊपर मूवीज़ क्रिएट कर दी, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आपने प्रॉम्प्ट देना है और मूवी क्रिएट हो जानी है। उन्होंने उसके ऊपर मूवीज़ क्रिएट कर दी, उर्दू में, इंग्लिश में, ग्राफिक्स और पता नहीं क्या कुछ कर दिया, मतलब आग ही लगा दी पूरे उन्होंने समंदर में। वो जो ज़ुरैन नज़मानी, वो अमेरिका में पढ़ते हैं, वो भी एक दफ़ा हिल गए होंगे ज़रूर कि ये क्या हो गया है, मेरे आर्टिकल के साथ क्या हो गया, वो तो डिलीट हो गया था, ये क्या हो गया है। और ओवरनाइट वो जनाब रॉक स्टार बन गए वो तो आर्टिकल लिखने के। अब किसी को नहीं पता था, मुझे भी नहीं पता था, यकीन कीजिए, कि वो साहबजादे हैं मोहतरमा फजीला काजी साहबा के। अब उसके बाद हमारे कुछ दोस्त बड़े शैतान हैं, एक तो वकार खान है और एक जिमी विर्क हैं। थोड़े से मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये सैडिस्ट भी हैं दोनों। ये अगर कोई बंदा निज़ामुद्दीन के ख़िलाफ़ कुछ थोड़ी बहुत आवाज़ उठाता है, ये मैं यहाँ नहीं कह रहा, ज़ाहिर है नज़मानी साहब या उनकी वालदा ने तो कोई ऐसी बात नहीं की, लेकिन मैं अपनी मोईद पीरज़ादा दूसरे दोस्तों की बात कर रहा हूँ कि अगर कोई तनकीद करे ना, तो चौधरी साहब को पता चलो कम लगा हो कि इस तनकीद का, तो ये उसका क्लिप श्लिप काट के, उसकी तस्वीर काट के उसके ऊपर ऐसा टाइटल बना के लगाते हैं कि जाके ठा करके अगले बंदे के, मतलब अगर कोई कसर रह गई हो ना, ये ऐसे ही है ना, जैसे आप किसी को कुछ बुरा भला कहें, वो हो सकता ना सुने, तो ये उसको हिला के ना कंधे से उसको रोक के कहते हो, भाई तेनू मोहित पीरज़ादा ने है किया है, वो भाई तेनू शहबाज गिल ने किया, पता लगा है तेनू। सो जनाब हमारे ये जो दोस्त हैं, ज़रूरी नहीं यही 2 दोस्त, और दोस्तों ने भी, उन्होंने फजीला काजी साहबा की तस्वीर, उसके साथ उनके हस्बैंड कैसर नज़मानी साहब की तस्वीर, कहा कि जी ये हैं वालदैन ज़ुरैन नज़मानी के, इनको दें आप क्रेडिट जो देना है। बाबा फंस गए, क्रेडिट क्या देना था उसके बाद, मेरा ख्याल है पहुंचने वाले पहुंच गए। अब ये स्क्रीन के ऊपर देखिए, पहले ये फजीला काजी साहबा ने अपने बेटे की पोस्ट शेयर की है, इनके बेटे ने पोस्ट की है मेरा ख्याल अपने फेसबुक पे या इंस्टा पर, और ये 4 स्क्रीनशॉट हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें उन्होंने तफसील के साथ ये बताया है कि ये मैंने आर्टिकल लिखा, इसमें बेसिकली वही बात कि ये मैं सच लिखना चाहता था, मैं अपनी जो आज की जनरेशन है वो क्या सोचती है वो मैं मुद्दा सबके सामने रखना चाहता था और मैंने रखा। मेरा मकसद किसी को क्रिटिसाइज़ करना नहीं था, मेरा मकसद किसी के बारे में कोई अबहाम पैदा करना नहीं था। मतलब उन्होंने दूसरे लफ्ज़ों में कहा कि मेरा किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, अगर कोई इसको इस्तेमाल कर रहा है अगर कोई इसे इस्तेमाल कर रहा है तो वो उसका ज़ाती प्रोपेगेंडा तो उन्होंने नहीं कहा, मीन उसका ज़ाती काम है, मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं। और फिर उन्होंने कहा कि यंग जनरेशन को पढ़ना चाहिए, ये बहुत अच्छी बातें की उन्होंने, बहुत ही इंटेलिजेंट है ज़ुरैन, अल्लाह उनको लंबी ज़िंदगी दे, अल्लाह उनकी हिफाजत करे, वेरी टैलेंटेड माशाल्लाह, इसमें कोई शक नहीं है। हिज पेरेंट्स मस्ट बी प्राउड ऑफ हिम, और अभी तो वो मुसीबत में बेचारे, और मैं उस पर बड़ा शर्मिंदा हूँ। यकीन कीजिए मैं बिल्कुल इसका ये जो रेमिफिकेशन उनके लिए आई है, इसके लिए मैं बिल्कुल तैयार नहीं था, मुझे पता भी नहीं था वो उनके साहबजादे हैं। मैंने तो एक चीज़ मुझे बहुत ही आम ज़ुबान में, एक आम जो आज के नौजवान हैं, बच्चे हैं, उनकी तरफ से एक सीधा सीधा अनफिल्टर्ड सच मुझे सामने नज़र आया, मुझे लगा कि सबसे शेयर होना चाहिए, और जब मुझे पता चला कि इसे डिलीट करवाया गया है तो मुझे और ज़िम्मेदारी महसूस हुई कि ये सब तक पहुंचना चाहिए।
अच्छा, अब उन्होंने एक तो उनके 4 पेजेस के ऊपर उन्होंने ये स्टेटमेंट दी ज़ोरैन ने, और कहा कि मेरा किसी सियासी जमात से लेना देना नहीं, अगर कोई इसको इस्तेमाल कर रहा है तो मेरा उससे कोई लेना देना नहीं। मैं तो नौजवानों को कहता हूं कि वो पढ़ें, सवाल पूछें, सच बोलें। और उन्होंने एक बहुत खूबसूरत बात भी, किसी का कोट शेयर किया और कहा कि असल सोसाइटी की स्ट्रेंथ तब पता चलती है और आपको अपनी आज़ादी का तब पता चलता है जब आप अपने आप से सवाल पूछें कि कौन सा शख्स है जिसे आप क्रिटिसाइज़ करें तो आप मुसीबत में पड़ जाएंगे। तो अगर आपको उसका जवाब हो कि आप किसी को भी कर सकते हैं, मुसीबत में नहीं, जाहिर है जिसको आप करके मुसीबत में पड़ेंगे फिर उसी के हाथ में आपकी आज़ादी है। बेसिकली यहाँ पे आपको पता है चौधरी निज़ामुद्दीन है, ये उन्होंने तो नहीं कहा, निज़ामानी साहब ने निज़ामुद्दीन को कुछ नहीं कहा, उन्होंने तो आर्टिकल लिखा, पता नहीं अब किसको कहा, वो आप समझें या आर्टिकल समझे। लेकिन फजीला काजी साहबा ने उनकी वो स्टेटमेंट अपने बेटे की जो है वो उन्हें पब्लिश करनी पड़ी। उसके बाद कैसर निज़ामानी जो उनके वालिद मोहतरम हैं, उन्होंने भी ऐसी ही स्टेटमेंट पब्लिश की कि मेरे बेटे का किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, अगर कोई भी उसे इस्तेमाल कर रहा है, चले उन्होंने तो प्रोपेगेंडा नहीं कहा, हम कह देते हैं अपने प्रोपेगेंडे के लिए, तो हमारा इससे कोई लेना देना नहीं, हमें बख्शें। अब दोनों से माजरत, कैसर साहब से भी और फजीला काजी साहबा से भी, और निज़ामानी साहब से तो माजरत नहीं, क्योंकि उनको तो हमने ओवरनाइट स्टार बनाया शेयर करके, तो वो तो अंदर से शायद खुशी होंगे या शायद ना हो, पता नहीं। लेकिन आपसे माजरत, ये यकीनन वो जो बहुत ही ज़्यादा हमसे डबल ट्रिपल जो अक्लमंद दिमाग है वो ज़रूर वहाँ पहुँचे होंगे जिन्होंने ये आर्टिकल डिलीट करवाया। उन्होंने ये, अब मेरा तज्जिया है, मुझे किसी ने बताया नहीं, लेकिन फजीला काजी साहबा अपने बेटे के आर्टिकल पर ऐसी सफाइयाँ क्यों पेश करेंगी? उनका बेटा 4 पेजेस की सफाई क्यों पेश करेगा? जाहिर है ऐसे हालात बनाए गए होंगे कि स्टेटमेंट से दिलवाई गई हूँ। अब वो ज़रूरी नहीं कि हरासमेंट करके या धमकी दे के, हो सकता है मिन्नत तरलाई किया हो, क्योंकि अकल तो पूरी पूरी है ना, मैंने आपको बताया इनमें। वो पंजाबी में कहते हैं, नानी ने खसम कीता माड़ा कीता, करके छड़ देता होर माड़ा कीता। पहले आर्टिकल अगर आप डिलीट ना करवाते, मेरी नज़र ना पड़ती, मैं पढ़ता, यकीन कीजिए हो सकता है मैं व्लॉग में उसका हल्का फुल्का जिक्र करता, कुछ 2-4 और लोग कर देते। बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा हुआ था, लेकिन हमारे यहाँ इतना रुझान नहीं है इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा, तो वो निकल जाता सिस्टम में से। यू मेड श्योर कि एवरीबॉडी गेट्स एवरीथिंग जो उस आर्टिकल के अंदर लिखी। अब आप उनके पेरेंट्स से, उनसे जो जो सब कुछ ये करवा रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए, मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ। अच्छा, ये जो निज़ामानी साहब का आर्टिकल जो डिलीट हुआ है, इसके ऊपर ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने भी अपना रिएक्शन जारी किया और यही कहा कि ये बहुत बुरा हुआ है, आज़ादी इज़हार राय के ऊपर कदगन लग गई है। और उन्होंने भी एक भरपूर स्टेटमेंट इसके ऊपर जारी की है कि ये बहुत गलत हुआ जो उनका आर्टिकल जो है वो एक्सप्रेस ट्रिब्यून से डिलीट करवाया गया। अच्छी बात है, मुस्बत बात है कि ये भी एक स्टेटमेंट आई है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये स्टेटमेंट देंगे, ये जो शाहीन सवाई साहब को और इन सब दोस्तों को जो सज़ाएँ हुई हैं, इसके ऊपर ज़रूर ये स्टेटमेंट देंगे। अच्छा जी, आगे चलते हैं। पाकिस्तान में मीडिया पर सेंसरशिप और धमकियां, 2025 रिपोर्ट के तशवीशनाक हकाइक। ये CPNE जो मीडिया की फ्रीडम की, या मीडिया के जो डिफरेंट, एक मीडिया का बड़ा ही, आप ये कहिए कि जो प्रिंट मीडिया है उसका ये बहुत ही अहम फोरम है। उन्होंने सारा बताया कि 5 सहाफ़ी कत्ल हुए, 6 के ख़िलाफ़ मुकदमात बने, बहुत सारों को उठाया गया, धमकियां दी गई, हरासानी की गई, कौमी शनाख्ती कार्ड ब्लॉक किए गए, बैंक अकाउंट्स मुंजमद किए गए, ECL पर नाम डाले गए, पीका कावानीन के तहत कार्रवाइयाँ की गई, मीडिया अदारों पर दबाव डाला गया, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस को रुकवाए जाने के वाक़यात हुए, मीडिया दफातर पर हमले हुए, तशद्दुद के वाक़यात हुए, बड़ी डिजिटल पाबंदियाँ लगीं, आज़ादी इज़हार राय पर असरअंदाज होने वाले मतनाज़ा कानून बनाए गए। आलमी दर्जाबंदी में जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है उसमें पाकिस्तान मज़ीद नीचे चला गया, 158 नंबर पर आ गया। तो मुकम्मल सेंसरशिप है, दबाव है। ये CPNE और मीडिया के जो दूसरे फोरम्स हैं उनकी भी रिपोर्ट जो है वो जारी हुई है पिछले साल की, ये भी एक शर्मनाक हकीकत है। अब चलते हैं ज़रा, ये जंग का फ्रंट पेज है जो आपको दिखाते हैं क्विकली। ये बता रहा है कि टेलीनॉर जो अपना सब कुछ छोड़ के पाकिस्तान से चली गई बेच के, उनको पूरी तरह से PTCL ने जो है वो पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन जो कंपनी है, उन्होंने अब टेक ओवर कर लिया। अब दिखाया ऐसे जा रहा है, पूरे पेज के ऊपर से खबरें गायब हैं, पूरे पेज का इश्तिहार है, दिखाया ऐसे जा रहा है जैसे कोई बड़ा ज़बरदस्त काम हुआ है। ये वही है ना जैसे PIA अभी बेची थी 10 अरब में, तो 4 दिन तक, 4 नहीं बल्कि 6 दिन तक अजमत की ऊंची उड़ान नामी इश्तिहार ये देते रहते। ये कुछ भी करते हैं, गंदा काम भी करते हैं, ये उसको भी बढ़ा चढ़ा के पेश करते हैं। तो ये तो चलें, इसका तो PTCL वालों से इन्होंने इश्तिहार दिलवाया होगा या उन्होंने खुद दिया होगा। लेकिन ये अफसोस का दिन है कि एक मल्टीनेशनल कंपनी पाकिस्तान छोड़ के चली गई, लेकिन इश्तिहार ऐसे दिया जा रहा है कि ऐड ऐसे दिया है जैसे पाकिस्तान नंबर 1 आ गया किसी चीज़ में। हालांकि इस पर तो नदामत होनी चाहिए थी, खामोशी होनी चाहिए थी। आखिरी खबर आपके सामने रखते हैं, और वो है कि सऊदी जो हमायत याफ्ता फोर्सेस हैं, उन्होंने जो हदरमौत एरिया है उस पर उन्होंने अब पेशकदमी शुरू कर दी है। एक वहाँ पर फ़ज़ाई हमले की भी फुटेज जो है आज सामने आई है, और इन तमाम चीज़ों में यही कहा गया है कि वहाँ पर शायद 7 लोगों की हलाकत भी हुई है। ये जो हमले हैं, ये पेशकदमी है, ये जो सऊदी बैक्ड वहाँ पर फोर्सेस हैं उन्होंने की है, और ये वो हूतीज़ के ख़िलाफ़ नहीं हुई जो बैक्ड बाई ईरान है, ये जो STC है उनके ख़िलाफ़ हुई है।
और जिनके साथ ज़ाहिर है हाल ही में जो एक मसला बन गया था, जो ग्रुप यमन के अंदर जिसको यूएई मुत्तहिदा अरब अमारात सपोर्ट कर रहा है, और सऊदी अरब ने कहा था कि वहाँ से अपनी फ़ौजें फौरी तौर पर यूएई निकाल ले, और यूएई ने फिर बाद में कहा कि हम अपनी फ़ौजें वहाँ से निकाल रहे हैं। उसी एरिया में अब सऊदी बैक्ड जो फोर्सेज हैं उन्होंने पेशकदमी शुरू कर दी है। इसके साथ ही साथ एक और डेवलपमेंट भी है, वो ये है कि सदर ट्रंप ने एक स्टेटमेंट दाग दी है कि अगर ईरान में आपको पता मुजाहरे हो रहे हैं, और उन्होंने कहा कि अगर ईरान में मुजाहरीन के ऊपर हुकूमत ने गोली चलाई तो हमने अपना सारा इंतज़ाम कर लिया है, हमारी गन्ने जो हैं वो लोडेड हैं और हम ईरान पर हमला कर देंगे। हम उन मुजाहरीन की प्रोटेक्शन करने आएंगे अगर ईरान ने उनके ऊपर गोली चलाई, उन पर तशद्दुद किया, ये जो मुजाहरीन निकल रहे हैं। इसका मतलब है कि अमेरिका और दूसरी पावर्स जो है भरपूर तौर पर वहाँ पर देख रहा है कि वहाँ रजीम चेंज हो, मतलब कि वहाँ हुकूमत जो है वो तब्दील हो। अब वो कामयाब होते हैं इसमें कि नहीं, ये मुजाहरे किस तरफ जाते हैं आने वाले दिनों में नजर आ जाएगा। लेकिन सदर ट्रंप की स्टेटमेंट बहुत वाज़ेह है कि अगर आपने मुजाहरीन के ऊपर कुछ भी किया तो हम आप पर हमला आवर हो जाएंगे। वैसे हैरानी की बात है कि जब 26 नवंबर को पाकिस्तान में मुजाहरीन के सरों में गोलियां मारी गईं तब सदर ट्रंप की ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं आई। मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान